Dear students, suppose if you have given problem x plus y plus z is equals to 6, okay, and x plus 2y plus 3z is equal to 10, x plus 2y plus lambda z equals to mu, okay. So directly you can write here matrix, okay. So simply you can write here you can see x का मल्टीप्लायर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, y का मल्टीप्लायर 1, z का मल्टीप्लायर 1। यहाँ पे देखो इस लाइन में x का मल्टीप्लायर 1 है, फिर ये 2 है, 3 है, तो आप ये मल्टीप्लायर्स को लिख दो। इसके बाद यहाँ पे क्या है 1 2 लैम्डा, ओके। अननोन्स क्या है x y z, इसलिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा x y z, ओके। राइट हैंड साइड में क्या है 6 10 एंड म्यू, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद आप डायरेक्टली आर्गुमेंट मैट्रिक्स लिखो, ओके। तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, इसको दोनों को मिक्स करके लिखेंगे। ये जो मैंने पहले लिखा है ये, और ये जो लास्ट में लिखा है इसको डैश 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 करके इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ओके। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला वाला लाइन एज इट इज़ रहेगा, इसको आपको टच नहीं करना है, ओके। अब हम ऐसा हम क्या करें कि ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए 0, तो दिख रहा है। अब मेरा R2 क्या होना चाहिए, R2 माइनस R1, ओके। और R3 मेरा क्या होना चाहिए, R3 माइनस R1, ठीक है। तो ये माइनस ये करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 किया तो क्या हो जाएगा 2, 10 माइनस 6 किया तो कितना हो जाएगा 4, ओके। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा म्यू माइनस 6, ओके। अब हम क्या करेंगे, पहला और जो दूसरा लाइन है वो हम क्या करेंगे फिक्स रखेंगे, ओके। मतलब हमारा दूसरा लाइन क्या था ये, ठीक है। अब हम ऐसा क्या करें कि ये वाली जो जगह है वो 0 हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरा R3 बराबर क्या होना चाहिए R3 माइनस R2, कुछ है नहीं 1 ही है तो 1 माइनस 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। और अभी ये देखो लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे लैम्डा माइनस 3। इसी तरीके से ये क्या है आपका म्यू माइनस 6, उसके साथ माइनस 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा म्यू माइनस 10 हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमारा प्रॉब्लम क्या बोलता है, पहला बोलता है कि नो सोल्यूशन, ठीक है। तो नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ये अगर मैंने इसको A माना है और इसको मैंने B माना है तो मेरा रैंक ऑफ A बराबर क्या आना चाहिए रैंक ऑफ AB। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ओके। तो इसमें देखो इसमें सभी में वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है, तो अगर ये बराबर, अभी ये कंसिस्टेंसी का कंडीशन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर आप इस प्रॉब्लम पे जाओ। यहाँ पे आप इसको रफ ड्राफ्ट समझो। अगर मुझे ये मिलता है इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे मुझे 8 मिल गया, 6 सपोज दैट 8, यहाँ पे 0 ले लो और यहाँ पे 8 ले लो, ओके। तो इसमें देखो इसमें वैल्यू है, इसमें वैल्यू, बट इस लाइन में वैल्यू है क्या, नहीं है, ओके। तो इसका रैंक कितना हो गया, इसको अगर मैंने A माना है तो इसका रैंक कितना हो गया 2, एंड ओवरऑल सभी में वैल्यूज़ है तो सभी का रैंक कितना आ गया, उसका रैंक कितना आ गया 3, क्योंकि इसमें भी वैल्यू है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इस लाइन में वैल्यू है, इस लाइन में वैल्यू है, इस लाइन में वैल्यू है, भले यहाँ तक नहीं है तो यहाँ तक तो आपका A है, तो इसका रैंक कितना आ गया 2, और ओवरऑल रैंक कितना आ गया 3। तो जब 2 बराबर 3 नहीं है तो आप इस केस को क्या बोलते हो इनकंसिस्टेंट, ओके। तो अभी आप यहाँ पे देखो, अगर ये इनकंसिस्टेंट कब होगा, जो नो सोल्यूशन है इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या आपका नो सोल्यूशन, ओके। तो नो सोल्यूशन कब होगा, जब लैम्डा माइनस 3 बराबर हो 0 के, बट म्यू माइनस 10 नहीं बराबर होगा 0 के, या ये लैम्डा माइनस 3 बराबर नहीं होगा 0 के, बट म्यू माइनस 10 होगा इक्वल टू 0 के। तो ये क्या होगा तुम्हारा, अभी नो सोल्यूशन का केस जब आएगा तो आपको ये कंडीशन लिखनी है। क्या लिखना है, एक बार ये 0 करो, एक बार ये नहीं 0 करो, समझ में आया, और एक बार ये नहीं 0 करो और एक बार ये 0 करो। तो ये आपका क्या हो गया नो सोल्यूशन का आंसर हो गया। अब कंसिस्टेंसी, अब कंसिस्टेंट कब होगा, जैसे मान लो ये 1 1 7 लिखा है, 0 1 2 0 0 0 लिखा है, और यहाँ पे 6 8 और ये भी क्या है 0 है, तो ये पूरी लाइन क्या हो गई 0 हो गई ना। तो अब ये क्या हो गया तुम्हारा कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। बट एक पूरी लाइन 0 हो गई है तो इसका रैंक कितना है 2, ये इसमें वैल्यू है, इसमें वैल्यू, तो इसका रैंक कितना है 2, ओवरऑल भी रैंक आया 2,
क्योंकि ये पूरी लाइन क्या हो गई है आपकी जीरो। तो ये केस क्या है, कंसिस्टेंट है, और अगर पूरी लाइन जीरो हो गई तो उस केस में आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो अब ये लाइन पूरी जीरो हो, है ना, हमारा प्रॉब्लम के हिसाब से ये दोनों लाइन जीरो होगा, मतलब आपका क्या होना चाहिए, लैम्डा -3 बराबर जीरो होना चाहिए और म्यू -10 बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये आपका दूसरे प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, सॉरी तीसरे नंबर पे ये हो गया इनफाइनाइट सोल्यूशन का आंसर। अब यूनिक सोल्यूशन कब होगा, यूनिक सोल्यूशन के लिए मुझे क्या होना चाहिए, ये जो जगह है यहाँ पे भी वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ पे भी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसका रैंक कितना हो गया, 1 2 3 एंड ओवरऑल रैंक कितना हो गया, 3। तो ये कंसिस्टेंट है, तो कोई भी लाइन जीरो नहीं होनी, मतलब कोई भी लाइन पूरी तरह से जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी क्या होगा, इन यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ये नहीं होना जीरो के, मतलब लैम्डा -3 नहीं होना जीरो के एंड म्यू -10 नहीं होना चाहिए जीरो के। तो आपके आंसर्स अब क्या लिखोगे, यहाँ तक तो आपको कंपलसरी करना है, यहाँ तक, एंड देन इसके बाद में एक कंडीशन, नो सोल्यूशन के लिए एक बार ये इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपको बस इतना ही लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, ओके। एंड देन उसके बाद में जब दूसरा केस क्या लिखा है आपको, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको क्या लिखना है, दोनों नहीं होगा इक्वल टू जीरो के, ओके। एंड लास्ट में आपको क्या लिखना है, आपको लास्ट में लिखना है यूनिक इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए आपको क्या लिखना है, दोनों इक्वल टू जीरो, ये दोनों इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ओके।